हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, आज की अपनी वीडियो में हम लोग देखेंगे फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब है किस तरीके से फ्री फैटी एसिड चेन जो होती है वो ऑक्सीडाइज होती है और उसका ब्रेक डाउन होता है। तो इस तरीके से हम लोग को इसको हम लोग कहते हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से फैटी एसिड जो चेन होती है वो टूटती है। तो देखिए, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन मतलब कि फैटी एसिड की चेन जो ऑक्सीडाइज होती है उसका अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग तरीकों से होती है। अल्फा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन, ओमेगा या पेरोक्सिसोमल फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। लेकिन जो प्राइमरी प्राइमरी और मेजरली जिस तरीके से फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स कि बीटा ऑक्सीडेशन से प्राइमरली फैटी एसिड का ब्रेकडाउन या उसका ऑक्सीडेशन होता है। अब आप लोग ने अपनी अपने जो बेसिक्स ऑफ फैटी एसिड है उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फैटी एसिड चेन क्या होता है, किस तरीके से ग्लिसरॉल जो होता है वो उससे हम लोग की फैटी एसिड चेन अटैच रहती है और बाद में ये किस तरीके से हम लोग के इंटेस्टाइन्स में जाकर और स्टमक में जाकर इसका इसका ब्रेकडाउन होता है और ये टूटती है। तो ये अगर हम लोग इसका बेसिक्स देखेंगे तो ये हम लोग की फैटी एसिड चेन है, जिसमें कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये हम लोग का पहला कार्बन इज अल्फा कार्बन है, दूसरा बीटा कार्बन है, गामा कार्बन है। इस तरीके से हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और दिस इज द ओमेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको बीटा ऑक्सीडेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो चेन ब्रेक होती है वो बीटा पोजीशन पर ब्रेक होती है। तो अल्फा कार्बन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन होता है, उसका नेक्स्ट कार्बन जो होता है वो बीटा होता है, गामा होता है, सो ऑन। ओके, तो क्योंकि हम लोगों का जो ये वाला ऑक्सीडेशन और ब्रेकडाउन जो होता है वो बीटा पोजीशन पे होता है तो इसलिए इसको हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग के बीटा ऑक्सीडेशन के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो फैटी एसिड जो फैटी एसिड जब भी हम लोग के ये हम लोग का सेल है, ये न्यूक्लियस है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो अगर फैटी एसिड चेन अंदर जाती है सेल के अंदर तो ये आप लोग को मालूम है दिस इज द साइटोसोल और ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे साइटोसोल पे सबसे पहले फैटी एसिड्स का एक्टिवेशन होना मस्ट है। उसके बिना फैटी एसिड का ब्रेकडाउन या उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है एक्टिवेशन ऑफ द फैटी एसिड, जो कि साइटोसोल में होता है। ओके, साइटोसोल में हम लोग का बीटा ऑक्सीडेशन का पहला स्टेप जो होता है वो साइटोसोल में होता है, जहां पे कि फैटी एसिड का एक्टिवेशन होता है। एक बार ये फैटी एसिड चेन एक्टिवेट हो गई उसके बाद जो बाकी का प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए इस फैटी एसिड के एक्टिवेशन होने के बाद ये एक्टिवेटेड फैटी एसिड चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ट्रांसपोर्ट होने का भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस है और ट्रांसपोर्ट होने के बाद फिर मैट्रिक्स में, ये हम लोग देख रहे हैं इसका आउटर मेम्ब्रेन है, सॉरी ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये इसका मैट्रिक्स है। तो बेसिकली जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है वो मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। तो इस तरीके से सबसे पहले जब सेल के अंदर किसी भी सेल में फैटी एसिड घुसता है, फैटी एसिड एंट्री करता है तो उसका एक्टिवेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। एक्टिवेटेड फैटी एसिड जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में उसकी एंट्री होती है। एंट्री का भी एक प्रॉपर सिस्टम है जो हम लोग देखेंगे, कार्निटीन सिस्टम क्या होता है। उसके बाद जो प्रॉपर जो इसका ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का, वो हम लोग के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, एमसीक्यू में भी आता है कि एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड कहाँ पे होता है, वो साइटोसोल में होता है। उसके बाद जो फैटी एसिड एक्टिवेटेड फैटी एसिड जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट होता है और जो प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। तो ये एमसीक्यूज में ये काफी बार पूछा जाता है। तो इसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि सबसे पहले फैटी एसिड जो है वो हम लोग के सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में घुसता है, उसके बाद उसकी एंट्री के बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद जो बेसिक जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहला अब हम लोग क्या करेंगे, एक के बाद एक देखेंगे। सबसे पहले एक्टिवेशन देखेंगे, फिर हम लोग ट्रांसपोर्ट देखेंगे, फिर हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है फैटी एसिड, ये हम लोग का सेल है जैसे आपको बताया, और ये हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के अंदर वाला, ये न्यूक्लियस है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग देखेंगे कि फैटी एसिड जो है वो साइटोसोल में जाता है, साइटोप्लाज्म में जाता है और किस तरीके से एक्टिवेट होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन का, पहला स्टेप होता है
फ्री फैटी एसिड का एक्टिवेट होना, ये सबसे पहला स्टेप जो होता है, ये हम लोग देखेंगे किस तरीके से फ्री फैटी एसिड एक्टिवेट होता है। उसके एक्टिवेशन के बिना इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले ये एक्टिवेट हुआ, इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है, जो फैटी एसिड होता है वो एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, और कहाँ होता है, वो साइटोप्लाज्म में होता है। दैट मीन्स कि फैटी एसिड जो है वो एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, और इसको हम लोग एक्टिवेशन ऑफ द फैटी एसिड कहते हैं। और जो एंजाइम बीच में यूज होता है वो होता है थायोकाइनेसिस। ओके, क्योंकि ये थायोकाइनेसिस है और यहाँ पे हम लोगों का एक एटीपी भी इस्तेमाल होता है। ओके, तो फ्री फैटी एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द एसाइल कोएंजाइम ए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थायोकाइनेसिस। और क्या यहाँ पे इस्तेमाल होता है, कोएंजाइम ए भाई इस्तेमाल होगा ही, बिकॉज इट इज नाउ द एसाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होता है। हम लोग अब इसको स्टेप्स कौन कौन से हैं, सॉरी स्टेप्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। देखिए ये हम लोग का फैटी एसिड चेन है ना, ये आप लोग का सिंपल स्ट्रक्चर है फैटी एसिड चेन का। ये हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, और इसमें लॉन्ग चेन, लॉन्ग कार्बन चेन CH2 लॉन्ग चेन इसमें अटैच है, इसी को हम लोग फैटी एसिड कहते हैं। दिस इज द फ्री फैटी एसिड, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि ये ग्लिसरॉल से अटैच होता है। ठीक है, CH2 फैटी एसिड और ये फैटी एसिड, और लेकिन ये फैटी एसिड जो है इस पर्टिकुलर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है फैटी एसिड का, वो क्या होता है, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, और दिस इज द लॉन्ग चेन। ओके, नाउ ये फैटी एसिड बाय द with the help of the thiokinases ये कन्वर्ट होता है एसाइल एडिनाइलेट में। उसके बाद देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द एसाइल कोएंजाइम ए। ये है एसाइल कोएंजाइम ए, जो कि हम लोगों का जिसमें क्या हुआ है, दिस इज द एसाइल ग्रुप, एसाइल कोएंजाइम ए ग्रुप जो है वो इस फैटी एसिड में अटैच हो गया है। ये है हम लोग का कार्बोक्सिल ग्रुप, ये रिएक्ट करता है एसाइल कोएंजाइम ए से, और अब नाउ ये हम लोग का बन गया है एसाइल कोएंजाइम ए, जो कि एक्टिवेटेड फैटी एसिड चेन है। और इस प्रोसेस में एक एटीपी जो है वो हम लोग का यूज हुआ है। ओके, एटीपी इसमें इस्तेमाल होता है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग का फैटी एसिड जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द एक्टिवेटेड फॉर्म विच इज नोन एज द एसाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो नाउ दिस ये हम लोग का एक्टिवेशन पार्ट यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम लोग का अगला स्टेप आता है कि किस तरीके से, क्योंकि अभी जो ये एक्टिवेटेड जो ये हम लोगों का एक्टिवेटेड फैटी एसिड है जिसको हम एसाइल कोएंजाइम ए बोलते हैं, इसको अब साइटोप्लाज्म से पहुंचना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि इसका सारा जो ब्रेक डाउन होगा फैटी एसिड का वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। तो देखिए इसका ट्रांसपोर्ट भी इतना सिंपल नहीं है, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, बट इसका एक प्रोसेस है। द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्योंकि आप लोग को मालूम है, देखिए बच्चों कि अगर हम लोग ये देखते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसका मैट्रिक्स है, तो अब हम लोग को ये फैटी एसिड जो है इसको घुसना है मैट्रिक्स के अंदर। लेकिन क्या है कि इसको पार करना पड़ेगा पहले आउटर मेम्ब्रेन को, उसके बाद पार करना पड़ेगा इनर मेम्ब्रेन को, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को। लेकिन फैटी एसिड जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए परमिएबल नहीं है, तो इसीलिए एक सिस्टम के थ्रू ये इसको फैटी एसिड जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल को पार करता हुआ मैट्रिक्स में आएगा। ओके, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन परमिएबल ना होने की वजह से एक स्पेशल सिस्टम के थ्रू ये फैटी एसिड मैट्रिक्स तक पहुंचता है। ये सिस्टम कौन सा है, इसको कहते हैं हम लोग कार्निटीन कैरियर सिस्टम। ये सिस्टम फैटी एसिड को, एक्टिवेटेड फैटी एसिड को, जिसको हम लोग एसाइल कोएंजाइम ए कहते हैं, इसको मैट्रिक्स तक पहुंचाता है। ओके, तो कौन सा सिस्टम है, ये कौन सी खिड़की है भैया, ये कौन सा दरवाजा है, ये है कार्निटीन कैरियर सिस्टम, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है एक्टिवेटेड फैटी एसिड को साइटोसोल से मैट्रिक्स तक। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि एसाइल कोएंजाइम ए जो है उसका जो एसाइल ग्रुप है वो ट्रांसफर हो जाता है कार्निटीन में। ओके, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1। आप ये समझ लीजिए कि एसाइल कोएंजाइम ए जो है वो टूटता है, एसाइल ग्रुप जो है वो कार्निटीन से अटैच होता है, और वो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, और एंजाइम कौन सा यूज होता है, कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1। ओके, अब क्या होता है,
अब ये जो एसाइल कार्निटीन है ये पहुंच गया, ये इसने पार कर लिया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब ये पहुंच गया मैट्रिक्स के अंदर। ओके, अब मैट्रिक्स के अंदर पहुंच गया। अब ये कार्निटीन एसाइल जो है, कार्निटीन एसाइल, इसको दोबारा टूटना पड़ेगा, इस एसाइल को दोबारा टूटना पड़ेगा, क्योंकि कार्निटीन को इससे अलग होना पड़ेगा, क्योंकि अब तो इसका ब्रेकडाउन होगा। तो दूसरा एंजाइम आता है कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 2, जो कि कार्निटीन को एसाइल ग्रुप से डिटैच कर देता है, और उसके बाद एसाइल इज नाउ फ्री फॉर द बीटा ऑक्सीडेशन। अब हम लोग इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ओके अब ये जो कार्निटीन है, ये एक स्पेशल एसाइल कार्निटीन जो है वो ऐसा एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर के थ्रू ट्रांसफर होता है। यहाँ देखिए, अब हम लोग ने थ्योरी पढ़ ली, अब हम लोग देखते हैं इसको डायग्रामेटिकली। ये हम लोग का एसाइल कोएंजाइम ए था, जो कि हम लोगों का एक्टिवेटेड फैटी एसिड चेन थी। ओके, ये जो है, इसमें से एसाइल ग्रुप जो है वो कार्निटीन से अटैच हो जाएगा और बन जाएगा एसाइल कार्निटीन। और एंजाइम कौन सा रोल प्ले करेगा? कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1। अब ये एसाइल कार्निटीन जो है वो, क्योंकि आप यहाँ पे आप लोग ये समझो कि एसाइल कोएंजाइम ए जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकता था, इसीलिए कार्निटीन ने बोला कि ऐसा करता हूं कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूं तो और तुमको मैं अंदर लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो एसाइल कार्निटीन बन गया। नाउ ये एसाइल कार्निटीन फ्रॉम द साइटोसोल, ये साइटोसोल है और ये मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स है, तो यहां से एसाइल कार्निटीन ट्रांसफर हो जाता है मैट्रिक्स में। अब ये एसाइल कार्निटीन ट्रांसफर हो गया मैट्रिक्स में। अब भाई बीटा ऑक्सीडेशन तो सिर्फ इसी ग्रुप का होना है, तो यहाँ पे अब एसाइल और कार्निटीन दोनों टूट जाएंगे, दोनों ब्रेक हो जाएंगे, और ये जो एसाइल अलग हो जाएगा, कार्निटीन अलग हो जाएगा। ठीक है, अब ये और कौन सा एंजाइम इसको ब्रेक करेगा? वो करेगा कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 2। अब ये कार्निटीन जो है वो कार्निटीन वापस चला जाएगा साइटोसोल में दूसरे एसाइल को लाने के लिए, है ना, दूसरे एसाइल को लाने के लिए ये वापस चला जाएगा, और इसके लिए जो ट्रांसलोकेजेस जो एंजाइम होते हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो दिस इज सो सिंपल। एसाइल को एंजाइम है अपने आप इस ट्रांस मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकता था, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए ये परमेबल नहीं था, जिसकी वजह से एसाइल कोएंजाइम ए ने कार्निटीन की मदद ली, और कार्निटीन जो है वो एसाइल ग्रुप से अटैच हो गया। अब कार्निटीन जो था वो इसका हाथ पकड़ के वो उसने मैट्रिक्स में ले आया, विद द हेल्प ऑफ ले आया, और यहाँ पे फिर एसाइल और कार्निटीन अलग हो गए। कार्निटीन को अब दोबारा वापस जाना था, तो उसने एसाइल से कहा कि तुम तो अब ब्रेकडाउन के लिए चले जाओगे, मैं अब जाता हूं दूसरा एसाइल कोएंजाइम ए को लाने के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों का अब जो फैटी एसिड है वो मैट्रिक्स में पहुंच गया है, अब तैयार है पूरा बीटा ऑक्सीडेशन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग का ट्रांसपोर्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं भाई जो बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब एक्चुअली में तो जो फैटी एसिड का ब्रेकडाउन है वो अब स्टार्ट होगा। ओके, तो अब क्या होता है कि आप ये समझिए कि मान लो हम लोग पास लंबी चेन है, तो हर एक साइकिल में हर एक बीटा ऑक्सीडेशन जब होता है तो वो 2 कार्बन यूनिट इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए रिलीज करता है। फॉर एग्जांपल 16 कार्बन की कोई फैटी एसिड चेन है, तो पहली वाली साइकिल में 2 कार्बन ग्रुप निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, और हम लोग का बच जाएगा फिर 14 कार्बन फैटी एसिड। ये दोबारा बीटा ऑक्सीडेशन के लिए जाएगा, और फिर से हम लोग के पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम निकलेंगे, फिर बच जाएगा हम लोग का 12 कार्बन की फैटी एसिड। ये 12 कार्बन फिर बीटा ऑक्सीडेशन करेगा, और फिर बन जाएगा 10 कार्बन, और हर एक स्टेप पे हम लोग का एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है वो निकल जाएगा। इस तरीके से हम लोग का एसिटाइल कोएंजाइम ए निकलता है। अब हम लोग देखते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। इसमें बच्चों ध्यान दो, इसमें 4 स्टेप्स होते हैं: ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड देन क्लीवेज। पहला स्टेप इज ऑक्सीडेशन, देन हाइड्रेशन, देन ऑक्सीडेशन, देन क्लीवेज। ओके, देखिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता है। इसको हम लोग बेहतर है कि हम लोग इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। ओके, ये हम लोग का डायग्राम है, ये हम लोग का फ्लो चार्ट है। देखिए, ये हम लोग का फैटी एसिड था, ये हम लोग का फैटी एसिड था, जिसमें कि हम लोग का ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप था। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से लंबी चेन कार्बन की अटैच थी।
यहां से हम लोग का ये एक्टिवेट हुआ, क्योंकि एक्टिवेशन के बिना तो काम बनेगा नहीं। फैटी एसिड एक्टिवेट हुआ, बन गया एसाइल कोएंजाइम है। यहाँ पे आप ध्यान देना एंजाइम कौन सा यूज हुआ, एसाइल कोएंजाइम सिंथेस। ओके, अब इस एक्टिवेटेड फैटी एसिड को साइटोसोल से ट्रांसफर होना है मैट्रिक्स के अंदर, जो कि आपको हम लोग का कार्निटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो हम लोग ने इसके पहले पढ़ा। तो अब हम लोग का एसाइल कोएंजाइम में पहुंच गया है मैट्रिक्स के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन परफॉर्म करने के लिए और ब्रेक एंड दैट मीन्स की ब्रेक डाउन होने के लिए। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये एसाइल कोएंजाइम है, ये एसाइल कोएंजाइम है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज बन जाता है ट्रांस इनोइल कोएंजाइम है। ये ट्रांस इनोइल कोएंजाइम ए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांस इनोइल कोएंजाइम हाइड्रोटेस बन जाता है 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम है। अब ये 3 हाइड्रोक्सी कोएंजाइम ए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज बन जाता है 3 कीटो एसाइल कोएंजाइम ए। ओके, अब ये 3 कीटो एसाइल कोएंजाइम में ब्रेक डाउन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 की, जिसमें कि 2 कार्बन है। और यहां हम लोग का बच गया अगर हम लोग 16, यहां हम लोग 16 कार्बन से चले थे, तो यहां हम लोग का 14 कार्बन कंपाउंड जो है वो बच जाता है। 14 कार्बन की फैटी एसिड चेन बच जाती है, जो कि वापस बीटा ऑक्सीडेशन करती है और बीटा ऑक्सीडेशन करती है, और इस तरीके से साइकिल हम लोग की चलती रहती है। ओके, तो आप यहां देख रहे हो कि यहाँ पे हर एक स्टेप पे हम लोगों को हर एक साइकिल में हम लोगों को 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में मिल जाता है। दैट मीन्स कि 2 कार्बन इसमें से टूट जाते हैं, और बचा हुआ जो 14 कार्बन की फैटी एसिड है वो दोबारा बीटा ऑक्सीडेशन के लिए चला जाता है। ठीक है, और दोबारा वापस आएगा तो सॉरी 12 के बाद 14 के बाद 12, 12 के बाद 10, 10 के बाद 8, इस तरीके से ये साइकिल एक बीटा ऑक्सीडेशन की साइकिल चलती रहती है और एसिटाइल कोएंजाइम ए निकलता रहता है। अच्छा, यहाँ पे एक बार और देखिए आप लोग कि यहाँ पे हम लोग को FADH2 भी मिलता है, हम लोगों को यहाँ पे NADH भी मिलता है, और ये जो FADH और NADH जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर ATP प्रोड्यूस करता है। चलिए इसको थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं ये देखिए, अगर हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग का पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए है। ठीक है, ये एक फैटी एसिड है जो कि पाल्मिटाइल कोएंजाइम में है, जो कि 16 कार्बन फैटी एसिड होता है। ओके, आप देख रहे हो ये पाल्मिटाइल कोएंजाइम में है, जिसमें कि एक्टिवेटेड फॉर्म है जो कि कोएंजाइमेज में लगा हुआ है। अब ये क्या करेगा, 16 कार्बन की चेन 7 बार बीटा ऑक्सीडेशन करेगी। हर एक स्टेप पे आपको एसिटाइल कोएंजाइम, एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलेगा, इसके अलावा NADH भी मिलेगा, FADH2 भी मिलेगा। अगर ये 16 कार्बन की चेन है तो ये 7 बार बीटा ऑक्सीडेशन करेगी, 7 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन करेगी, और हम लोग को 8 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल जाएंगे। ओके, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए चला जाएगा TCA साइकिल में, जिसको हम लोग क्रेव साइकिल भी कहते हैं, और यहाँ पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा। बाकी जो हम लोग के NADH और FADH2 मिले हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके हम लोगों को एनर्जी, दैट मीन्स की ATP देंगे। ओके, तो अगर हम लोग दैट मीन्स की आप यहाँ पे देखो कि अल्टीमेट एम जो काम क्या है बीटा ऑक्सीडेशन का, एनर्जी जनरेट करना। कैसे एनर्जी जनरेट की, फॉर एग्जांपल कोई फैटी एसिड ले लो आप, पाल्मिटाइल कोएंजाइम है, वो 7 बार बीटा ऑक्सीडेशन 7 साइकिल करता है बीटा ऑक्सीडेशन का, तब उसको 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में मिलेंगे, 7 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 मिलेंगे, और 7 ही मॉलिक्यूल ऑफ NADH मिलेंगे। एसिटाइल कोएंजाइम में भैया चला जाएगा TCA साइकिल पर, और तब हम लोग को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP, और FADH2 और NADH2 से हम लोगों को ATP मिल जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का आप इसमें आप लोग एनर्जेटिक देख लीजिए कि हम लोगों को जो टोटल हम लोगों को ATP मिलेगा, अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल ATP मिलेगा वो हम लोग को 106 ATP टोटल मिलेगा, 108, लेकिन 2 हम लोगों का इस्तेमाल हो जाएगा,
तो हम लोगों का मिलेगा 106 एटीपी। इस तरीके से आप देखेंगे कि हम लोग को बीटा ऑक्सीडेशन के वजह से हम लोग को फुल 106 एटीपी मिलता है, जो कि अच्छा खासा एनर्जेटिक हम लोग का इसमें होता है। तो बच्चों, होप सो आप लोगों को बीटा ऑक्सीडेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स के जो फैक्ट्स है वो हम लोग देखेंगे। ओके बच्चों, टिल नेक्स्ट क्लास हंसते रहिए, खेलते रहिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट है कि पढ़ते रहिए।